वेन ने नोटिस किया कि यू शादी की सारी एक्साइटमेंट से थोड़ी थकी हुई लग रही है। कैस्केल सबको भरोसा दिलाता है कि वो ध्यान रखेंगे ताकि उस पर ज़्यादा प्रेशर न पड़े। आखिर उसकी सेहत उनकी पहली प्रायोरिटी है। वो यू से पूछता है कि उसे ज़्यादा चमक धमक और शोरगुल वाले इवेंट्स पसंद हैं या फिर क्लासी और फैंसी वाले। एसल और इवेन तुरंत बहस में पड़ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी पसंद को सही मानते हैं, लेकिन यू दोनों को चौंकाते हुए कहती है कि उसे दोनों स्टाइल अच्छे लगते हैं और वो बस सबके साथ ये स्पेशल मौका सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड है। यू कैजुअली एसल से पूछती है कि वो लेमसले कब वापस जा रहा है। एसल जवाब देता है कि बहुत जल्दी। तब यू कहती है कि जाने से पहले वो उससे प्राइवेट चैट करना चाहती है। एसल मुस्कुराते हुए कहता है कि जब चाहे वो फ्री है। बाद में यू एसल के कमरे में जाती है। दरवाज़ा खुलते ही एसल शर्टलेस होता है। वो बिना वक्त गंवाए उसे अंदर खींच लेता है और किस करने लगता है। यूं हिचकिचाती है और कहती है कि उसने अब तक फ्रेश अप नहीं किया, लेकिन एसल उसे बेड पर उठा ले जाता है और कहता है कि जल्दी ही वो उसकी उंगली में रिंग पहनाने वाला है, उसे बस थोड़ा और सब्र करना है। यूं उसके गाल पर किस करती है और उस रिश्ते की गर्माहट महसूस करती है। अगले दिन यूं अपनी दोस्तों के साथ वक्त बिताती है, ये जानते हुए कि वो लोग अगले दिन वापस जा रहे हैं। योसा कहती है, काश वो थोड़ी देर और रुक पाती। फेलिशिया यू से पूछती है कि शादी की सारी रस्मों के बाद अब वो कैसा महसूस कर रही है। यू बस कहती है कि वो बहुत बिजी है, जैसे कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट ने उसे घेर लिया हो। फेलिशिया एलियन की एक बात शेयर करती है, यहाँ शादी के बाद भी औरतें चुन सकती हैं कि उन्हें कहाँ रहना है, तो ये सिंगल होने से बहुत अलग नहीं है। योसा हमेशा की तरह क्यूरियस होकर यू से पूछती है कि उसके अपने देश में शादी की कैसी कस्टम्स होती हैं, लेकिन अफसोस यू को कुछ याद नहीं आता। फेलिशिया सिर हिलाती है और कहती है कि वक़्त के साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। उसे भी अब धरती पर की ज़िंदगी ज़्यादा याद नहीं, जैसे वो कभी सच में थी ही नहीं। लेकिन उसने इस सच को मान लिया है और अब अपने प्रेजेंट को पूरी तरह जीने का फैसला किया है। वेडिंग के बाद जब वो लेमस ले वापस जाती है तो अचानक सबकी नज़रों का सेंटर बन जाती है। सबका ध्यान पाकर वो थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसकी नई यूनिफॉर्म की तारीफ करती हैं, जिससे उसे अच्छा लगता है। यू बताती है कि ये यूनिफॉर्म इवेन ने उसे गिफ्ट की थी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने कहाँ से ली। ये उसके लिए मिस्ट्री है, लेकिन वो इस प्यारे गिफ्ट के लिए शुक्रगुजार है। नए छात्रों को देखकर उसे अपने शुरुआती दिन याद आते हैं, जब वो खुद नई थी। तभी एक लड़की आकर पूछती है कि लाइब्रेरी कहाँ है। यू उसे रास्ता दिखाने का ऑफर देती है, क्योंकि उसे भी उसी तरफ जाना है। चलते चलते वो पहचानती है कि ये वही लड़की है जिसने उनकी पहली क्लास में सवाल किया था। यू उससे पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई। दोनों बैठते हैं और लड़की बताती है कि उसका पति भले ही यू के पति जितना हाई रैंकिंग नहीं है, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो सचमुच खुश है। लड़की कहती है कि 1 साल पहले उसे समझ नहीं आता था कि उसे डिवर्टा क्यों चुना गया। उसे ये सब बहुत अनफेयर लगता था, लेकिन वक्त के साथ उसने महसूस किया कि दरअसल वो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं चाहती थी। उसके दिल में आज़ादी की चाह थी, और यही वजह थी कि शायद उसे यहाँ भेजा गया। शायद यही वजह थी, यूँ सोचती है, कि उसे यहाँ चुना गया ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। जब यू एलियन में बिताए पलों को याद करती है तो समझती है कि ये दुनिया परफेक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे यहाँ मिली खुशी के लिए बहुत आभारी है। हर दिन की खुशियों को सोचकर उसे सचमुच अच्छा लगता है कि वो एलियन का हिस्सा है। आज यू और एसल की एंगेजमेंट पार्टी है। मेहमानों की तालियों के बीच दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। सबके बैठने के बाद कैस्केल अनाउंस करता है कि वो अपने बेटे की मंगेतर मिजू को राजधानी में एक एस्टेट गिफ्ट करना चाहता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन एसल और उसके पिता के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि वो एस्टेट उसके पिता के घर के बिल्कुल पास होगा और एसल वहाँ रहना नहीं चाहता। कैस्केल जिद करता है कि आखिर फैसला यू का होगा। वो भरोसा दिलाता है कि घर बेहतरीन सुविधाओं और डिज़ाइन के साथ एक शानदार मेंशन बनेगा। ये ऑफर लुभावना है, लेकिन यू को गंभीरता से सोचना पड़ेगा।
जब उसे पता चलता है कि यू को बीच और लेक्स पसंद हैं, तो कैस्कैल कहता है कि एक बड़ा गार्डन और पुल भी बनवाया जाएगा। वो कहता है कि इन चीज़ों से घर और भी शानदार लगेगा। यू एक्साइट होकर कहती है कि ये सब वाकई अच्छा लगेगा। कैस्कैल उसे भरोसा देता है कि कंस्ट्रक्शन उसकी पसंद के हिसाब से रीडिज़ाइन किया जाएगा और वो जो चाहे ऐड कर सकती है। एसल के दोस्त यू से बातें करने आते हैं, लेकिन एसल बीच में घबराए से आता है और कहता है कि शायद वो थक गई होगी। वो उसे थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए दूसरे कमरे में ले जाता है। यू मजाक में कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि एसल भी जेलस हो सकता है। एसल कहता है कि वो जेलस नहीं है, बस उसे लगता है कि उसके दोस्त उसे परेशान न करें। यू शरारत से कहती है कि वो उसके एक दोस्त को जानना चाहती है। एसल की घबराहट पर यूं हंसती है और उसके गाल पर किस करती है। वो कहती है कि चलो अपने कमरे चलते हैं और साथ टाइम बिताते हैं। एसल खुशी खुशी मान जाता है और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। वो उसे प्यार से अपनी फ्यूचर ब्राइड कहता है और दोनों कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। कुछ दिन बाद यू खुद को कार्ल जनरलिसिमो सर्विस और उनकी वाइफ के साथ डिनर टेबल पर पाती है, उनके शानदार मेंशन में। ये अजीब मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि कुछ दिन पहले कार्ल बिना बताए उसके घर आए थे और बोले थे कि उनकी वाइफ भी इस शाम को साथ रहना चाहती हैं। सबने मान लिया और अब अच्छे खाने और हल्की फुल्की बातों में शाम गुजर रही है। इवेन पूछता है कि क्या कार्ल अपने डिप्लॉयमेंट असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। कार्ल हाँ कहते हैं। तब इवेन नोटिस करता है कि जगह दूर तो नहीं, लेकिन यू जैसी नॉन सोल्जर के लिए मुश्किल हो सकती है। वो पूछता है कि क्या कार्ल के पास कोई खास वजह है जो वो चाहता है कि यू इस मिशन में उसके साथ जाए। जब कार्ल सोचता है कि जब वह कार्ल जनरलिसिमो सर्विस के मेंशन में था, जैसे ही वो नींद में जाने लगा, उसने सुना कि उसका दरवाज़ा चरमराकर खुला। एक औरत अंदर आई और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। कार्ल ने सोचा कि ये यूं है, लेकिन चौंक गया जब उसने देखा कि कोई और है। घबराकर उसने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वो क्या चाहती है। औरत ने अपना नाम एम बताया। वो जनरलिसिमो सर्विस की नई पत्नी थी। एम ने कार्ल के कपड़े उतारना शुरू कर दिए और कहा कि वो समझी थी कि उसकी इच्छा को शांत करने में मदद कर सकती है। लेकिन कार्ल ने तुरंत इस बेअदबी को रोक दिया। कार्ल ने उसकी हथेली पकड़कर समझाया कि उसका दरवाज़ा हमेशा चाबी से लॉक रहता है और सिर्फ इमरजेंसी में ही खोला जाता है, अजनबी के लिए नहीं। उसने सख्ती से कहा कि एम को तुरंत निकलना चाहिए और उसकी प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर एम ने रू से कहा कि शायद ये उसका पहला दिन है और उसने बहुत नरमी से महल दिखाने का ऑफर दिया। जनरलिसिमो ने कहा यह अच्छा विचार है और उन्हें घूम लेना चाहिए, जबकि वो और कार्ल बिजनेस की बातें करेंगे। जैसे ही एम यू को लेकर महल दिखाने निकली, उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि यूं तो खास खूबसूरत भी नहीं है। यू ने उसकी बात सुन ली और पलट कर कहा कि उसे सिर पर न चढ़े। एम ने ताना मारा कि यू को लगता है वो सिर्फ इसीलिए खास है क्योंकि उसका पति हैंडसम और ऊंचे रैंक का है, वरना वो बस नसीब से यहाँ तक पहुंची है। यू ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि एम भी तो नसीब से ही जनरलिसिमो से शादी करके रुतबा पा गई है। थोड़ा नर्वस होकर यू बोली कि उसने सोचा नहीं था कि ये बात जुबान पर आ जाएगी, लेकिन एम गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने यू के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने कहा कि यू बहुत घमंडी हो रही है, जबकि वो बस चौथी रैंक की है। ये बात चुभी, लेकिन यू ने तुरंत पलटकर तमाचा मारा और अपनी इज्जत जताई। उसने कहा कि वो और एम एक लेवल पर नहीं है। यू ने कहा कि किस्मत दोनों की शादी में काम आई होगी, लेकिन वो किसी और की चीज़ पर नज़र नहीं रखती। उसने इशारा किया कि उसे पता है। एम ने कार्ल के कमरे में घुसने की कोशिश की थी और कार्ल ने ठुकरा दिया, जिससे उसका घमंड टूटा। यू ने कहा कि अगर ये बात बाहर फैली तो और चोट लगेगी। एम बोली कि यूं उसकी पोल नहीं खोलेगी। यू ने जवाब दिया कि एम पूरी तरह बेशर्म है। तभी एम फिर से हाथ उठाती है, लेकिन उसी वक्त उसका पति और कार्ल अंदर आते हैं। कार्ल भागकर यू के पास पहुंचता है। जनरलिसिमो ने एम से पूछा, क्या हो रहा है? कार्ल ने कहा कि उसने जनरलिसिमो के सामने एम की बेइज्जती छुपाई, लेकिन अब और अनदेखा नहीं कर सकता।
अपनी बीवी के साथ ऐसी बेअदबी नहीं देख सकता है। यू तुरंत आगे बढ़ी और कार्ल का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि वो ठीक है। मुस्कुराकर उसने कहा कि उसने तो एम को और अच्छे से पलटकर जवाब दे दिया। यू ने चिंता जताई कि मामला और न बिगड़े, क्योंकि उसे अभी सर्विस में रहना है। उसने इशारा किया कि अगर हालात बिगड़े तो नतीजे भारी पड़ सकते हैं। कार्ल ने माफ़ी मांगी और कहा कि उसे बुरा लग रहा है कि उसने उसे ऐसी हालत में डाल दिया, लेकिन यू ने भरोसा दिलाया कि वो उसे दोष नहीं देती, बल्कि इस झगड़े से उसे थोड़ी राहत मिली। उसने माना कि उसे गुस्सा था कि उस लड़की पर वो कुछ कर नहीं सकती जिसने कार्ल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यू ने सुझाव दिया कि अगर आगे ऐसी सिचुएशन हो तो कार्ल को उसके पास ही रहना चाहिए। कार्ल ने कहा कि ऐसी बातें पहले से सोचना मुश्किल है। यू मजाक में बोली कि शायद हर बार डिप्लॉयमेंट पर जाने से पहले उसे कार्ल को चेस्टी बेल्ट पहना देना चाहिए। यू के घर पर इवान को यकीन नहीं हुआ कि उसे ऐसी हालत झेलनी पड़ी। उसे अफसोस था कि उसने उसे इतनी खतरनाक जगह जाने दिया, लेकिन यू ने समझाया कि वो वैसे भी जाती, चाहे कार्ल मना करता। इवान ने माना कि उसने कार्ल पर भरोसा किया था कि वो उसकी बेहतर हिफाजत करेगा। इवान को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें यू के साथ हो रही हैं। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। उसने कहा कि वो टोकरी उठा ले, इशारा करते हुए कि एक सरप्राइज है। ताज़ी हवा में कदम रखते ही उसने इशारा किया टोकरी खोलने का। अंदर नरम कपड़ों के बीच एक छोटा सा जीव था, एक बेबी मॉन्स्टर पेट। इवान ने समझाया कि उसे ये अपने डिप्लॉयमेंट के दौरान अंडे की शक्ल में मिला था। उसका मानना है कि अगर जन्म से ट्रेनिंग दी जाए तो ये बेहतरीन गार्ड बन सकता है। फिर मुस्कुराकर बोला कि इसकी उम्र लगभग अमर होती है, यानी ये उसकी पूरी जिंदगी का साथी बन सकता है। दोनों साथ खड़े होकर यू ने इवान के इस तोहफे के लिए शुक्रिया अदा किया। उसे लगा ये सिर्फ सुरक्षा का तोहफा नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी है। इवान ने सिर हिलाकर कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, जैसे चाँद अपने केंद्र के चारों ओर घूमता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और रिश्ते की गहराई को महसूस किया। फिर यू ने सीरियस होकर कहा कि वो चाहती है उनका रिश्ता सबके सामने ऑफिशियल हो, और पूछा, क्या इवान उससे शादी करने को राजी है? इवान मुस्कुराया और बोला कि ये उसका सम्मान होगा। यू ने अपनी दोस्तों को दूसरी शादी की खबर सुनाई और सब खुश हुए। तैयारियां शुरू हुईं और इस बार सब आसानी से हुआ। उसने याद किया कि कैसे इवान ने उसे एलियन की जिंदगी में हर उतार चढ़ाव में गाइड किया और उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हुआ। इवान ने भी याद किया कि कैसे पहली बार मिला था और अब वो सिर्फ उसका स्पॉन्सर नहीं, बल्कि उसका जीवन साथी बनने जा रहा है। यू की मौजूदगी ने उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशी और मायने भर दिए हैं, और वो उनके साथ बिताए हर पल के लिए शुक्रगुजार है। यू अपना दिल इवन के सामने खोलकर उसे धन्यवाद देती है कि वो हमेशा उसके साथ रहा और उसे इतना खुश किया। वो उनके सफ़र को याद करती है, जब पहली बार मिले थे, और अब शादी से पहले का ये प्यारा पल। यू धीरे से इवन को याद दिलाती है कि शादी से पहले उन्हें अपना आखिरी काम करना है, अपने प्यार को एक दूसरे के सामने साबित करना है। दोनों एक लंबा किस शेयर करते हैं और यू को एहसास होता है कि वो इस दिन का कितना इंतज़ार कर रही थी। अगली सुबह उनकी शादी का दिन आता है। दोस्तों और परिवार से उन्हें गर्मजोशी भरी बधाइयाँ मिलती हैं। उनके नए जीवन की शुरुआत का स्वागत होता है। यू के घर में डॉक्टर चौंकाने वाली खबर देता है कि वो प्रेग्नेंट है और एक अंडा लेकर चल रही है। हैरान होकर यू अंडे के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर पक्का नहीं बता पाता। वो समझाता है कि अगर यू माना महसूस कर सके तो उसे अंदाज़ा हो सकता है। अंडे का रंग और टेक्सचर माता पिता पर निर्भर करता है, जिससे पिता की पहचान हो सकती है। अंडे को महसूस करने के बाद यू कॉन्फिडेंस से कार्ल को बताती है कि ये उसी का है। वो उसका हाथ अपने सीने पर रखवाती है और पूछती है, क्या वो इसे महसूस कर सकता है? कार्ल अपना सिर उसके सीने पर रखकर अपने बच्चे से जुड़ाव महसूस करता है। इवान पूछता है कि कार्ल बच्चे की देखभाल कैसे करेगा और सुझाव देता है कि बच्चा उसकी तैनातियों में मददगार हो सकता है।
एसेल भी तैयार होकर मदद की इच्छा जताता है, लेकिन इवान साफ मना कर देता है। कहता है वो अभी छोटा और अनुभवहीन है। कार्ल सुझाव देता है कि बच्चा महल में ही रहे, जहां पर्याप्त मदद होगी। बच्चे की देखभाल पर सब अपनी अपनी राय देते हैं। यूं मुस्कुराती है जब उसका पेट गुर्राता है और बताती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। सब कहते हैं उसे आराम करना चाहिए और खाने की पेशकश करते हैं। वो पूछते हैं क्या उसकी कोई खास क्रेविंग है। यूं सोचती है बच्चा आने पर ये सब कैसे होंगे। सब मिलकर उसे छोटे छोटे कौर खिलाते हैं। एसेल कहता है शादी जल्दी करनी चाहिए, वरना अंडा बड़ा होने पर मुश्किल होगी। इवान इससे असहमत होता है और बहस शुरू हो जाती है। यू बीच में बोलती है कि वो ठीक है और बेहोशी बस भूख की वजह से थी। वो बताती है कि ड्रेस फिटिंग की वजह से कम खाया और चक्कर आ गया। एसेल और इवान फिर झगड़ने लगते हैं, लेकिन कार्ल उन्हें शांत करता है। यूं उन्हें देखकर कहती है कि जो भी चीज़ उसे खुश रखे वही बच्चे के लिए अच्छा है। वो उन्हें इतना परेशान देख हंस देती है। यू अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रही होती है जब लियो और वर्दा, जो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पेंट लेकर आते हैं। वो उन्हें गर्मजोशी से धन्यवाद देती है। जैसे ही वो अपना काम जारी रखती है, सोचती है कि 3 साल कैसे बीत गए। फिर भी उसका ध्यान अंडे पर ही है। उसे पूरे प्यार और केयर से पाल रही है। अंडा इंसान की प्रेगनेंसी जैसा नहीं होता, उसमें बहुत कम शारीरिक बदलाव दिखते हैं। तीनों आदमी, खासकर कार्ल, उस पर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती बिना हंगामे के। फिर भी उसे ये जगह पसंद है। ये उसका घर लगता है। वो अपने दिन पेंटिंग करने और अंडे की देखभाल करने में बिताती है, लियो और वर्दा के साथ, जो अब मददगार साथी बन गए हैं। 3 साल गुजर गए, पर उसका ध्यान अंडे की परवरिश और आगे आने वाले वक्त की तैयारी में है। इस बीच एसेलिस को हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रमोशन मिला है, लेकिन वो अब भी इवान से ऐसे ही झगड़ता है जैसे बिल्ली और कुत्ता। कार्ल अंदर आता है और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, इसलिए उसने सबको यहाँ इकट्ठा किया है। ये कार्ल की एक और सीरियस बात लग रही थी, तो सब बैठ गए यह जानने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सब साथ बैठते हैं तो कार्ल एक लंबे मिशन के बारे में बताने लगता है जो उसे लेवेल्ट में दिया गया है। वो वहाँ अपनी मौजूदगी की अहमियत और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां समझाता है। मिशन की अहमियत के बावजूद वो सबको भरोसा दिलाता है कि वो अपने फ़र्ज़ बतौर पिता और पति कभी नहीं भूलेगा। वो जोर देकर कहता है कि यू को दूसरों के हवाले करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता, खासकर जब वो उसका एग लिए हुए है, जो उनके शेयर्ड फ्यूचर का सिंबल है। वो उसकी सेहत और सुरक्षा की चिंता जताता है और बताता है कि उसे उसकी सपोर्ट और प्रोटेक्शन चाहिए। बात करते करते कार्ल सुझाव देता है कि सब उसके साथ मिशन पर चलें ताकि उसकी मौजूदगी पूरी तरह बनी रहे। लेकिन बाकी लोग इस पर शक जताते हैं क्योंकि उनके अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर कार्ल कहता है कि सिर्फ यू को ही अपने साथ ले जाएगा, मगर एवेन और असल इसका विरोध करते हैं। इस बात पर लॉजिस्टिक्स और रिस्क्स को लेकर गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है। यू बीच में बोलती है कि असल में वो जाना चाहती है। उसे एडवेंचर और नए जगह घूमने का एक्साइटमेंट मन कर रहा है। वो कहती है कि उसे बर्फ़ भी याद आ रही है और नए इलाकों को एक्सप्लोर करने का थ्रिल भी। यू अपनी एक्साइटमेंट साफ जताती है और सब उसकी एंथुजियाज़म में शामिल हो जाते हैं। वो सब बातें करने लगते हैं कि वहाँ जाकर क्या क्या करेंगे और क्या देखेंगे। मिलकर ट्रिप प्लान करते हैं। यू सबको भरोसा दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगी और वादा करती है कि इस एक्सपीरियंस का पूरा मज़ा लेगी। कार्ल कहता है कि वो पूरे सफ़र में उसकी कंफर्ट का ध्यान रखेगा और हर चीज़ को प्यार से संभालेगा। सब लोग उससे अपना प्यार जताते हैं और ईयू कहती हैं कि एलियन ने उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 कमाल के पार्टनर्स जो उससे बेहद मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह यह खूबसूरत कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर ये सफ़र आपके दिल को छू गया तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ सपोर्ट नहीं, बल्कि और भी कहानियाँ आपके दिल तक पहुँचाने की ताकत है। हम फिर मिलेंगे एक नई दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।